गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या चल रहा है? इंश्योरेंस के एमसीक्यूज भी हम बहुत सारे लेके आ रहे हैं और बहुत हाई क्वालिटी और डीप एमसीक्यू जो स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं। देखो, डायरेक्टली एमसीक्यूज आएंगे वो तो आप वैसे ही कर लोगे, उसमें कोई एफर्ट थोड़ी ना है। जहाँ पे आपको एफर्ट लगाने की, जहाँ पे लर्निंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो होते हैं बड़े बड़े जो डीप अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादातर एमसीक्यूज आते हैं वहाँ पे, तो वो उनकी प्रैक्टिस, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि देखो, वो फ़ायदा नहीं है फिर यार, मैं अगर वन लाइनर्स बहुत सारे लेके आ जाऊँगा, आप कर लोगे, आपको खुशी मिल जाएगी, आपको ऐसा एड्रेनलिन रश हो जाएगा आपकी बॉडी में कि यार हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, वो तो आप वैसे ही कर लोगे। जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसमें से आप वैसे ही कर लोगे। जो उन 30 मिनट्स के अंदर जो 60 क्वेश्चन करेगा, कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं ना। 15 मिनट का टाइम मिलता है शायद, थोड़ा भूल रहा हूँ मैं। तो उस टाइम के अंदर, उस लिमिटेड टाइम के अंदर जो आप क्वेश्चन करोगे, वो क्वेश्चन थोड़े से क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं। वो उस टाइम को यूटिलाइज कैसे कर पाते हो, वो तभी कर पाओगे जब बहुत डीप प्रैक्टिस आपकी हो रखी है ऑलरेडी, है ना। तो वही है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं आज। क्लेम सेटलमेंट रेशियो पढ़ने वाले हैं। अभी करंट में क्या क्लेम सेटलमेंट रेशियो चल रहा है हर कंपनी का, टॉप पे कौन है ना, हर एक फील्ड के अंदर। वो मतलब क्लेम सेटलमेंट रेशियो किसी भी फील्ड में हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में, जनरल इंश्योरेंस में। सरेंडर वैल्यू क्या होती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, पेमेंट रिसीप्ट क्या होती है, अर्ली टर्मिनेशन क्या होता है, उसके अलावा गारंटेड सरेंडर वैल्यू होती है, स्पेशल सरेंडर वैल्यूज होती है, क्या क्या बोनस फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या सरेंडर वैल्यू फैक्टर्स होते हैं, क्या तरीका होता है निकालने का, लेटेस्ट तरीका कौन सा है। 1 अक्टूबर 2024 से पहले कुछ अलग था, अभी इरडे ने कुछ और मतलब ये करी है, जो मैंने लेटेस्ट इरडे की वेबसाइट से और इंटरनेट से निकाली है, तो वो आपको काफ़ी समझने में उसको हेल्प होगी आपको। ठीक है, हर एक चीज़ को समझने में हेल्प होगी। स्पेशल सरेंडर वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, पेड अप वैल्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इतनी सारी टर्म्स को हम पढ़ने वाले हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या तरीका होता है, कौन से की फैक्टर्स होते हैं स्पेशल सरेंडर वैल्यू निकालने के अंदर। तो ऐसे अनलिमिटेड फैक्टर्स, अनलिमिटेड चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। कैश वैल्यू क्या होती है, कैश वैल्यू कौन सी होती है पॉलिसी की, और सरेंडर वैल्यू और कैश वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। डिडक्टिबल क्या होता है, डिडक्टिबल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिडक्टिबल होता है, इसके अलावा होता है एक चीज़, ये कोपे। कोपे और डिडक्टिबल ऑलमोस्ट सेम से होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितना हो सके डीप में पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को डीप में पढ़ेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, है ना। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, आपको अगर लगता है कि मुझे प्रिंट वगैरह नहीं निकालना या फिर ऐसे ही मुझे पीडीएफ से पढ़ना है, तो बेशक आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ पे 3.4 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, जहाँ पे आप पीडीएफ ले सकते हो। कुछ डाउट रहता है आप मेल भी कर सकते हो, यहाँ पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। और थोड़ा अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो ये कुछ एग्ज़ाम्स हैं छोटे मोटे जो निकाले थे, रिस्पेक्टेबल है पर ठीक है चलो। LIC वगैरह, सॉरी वगैरह नहीं, तो कुछ एग्ज़ाम्स निकाले हैं। तो इसके अलावा अगर बात करें इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने क्लेम सेटलमेंट रेशियो की। व्हाट इज़ द क्लेम सेटलमेंट रेशियो, एक्चुअल में क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो निकालने में इंपॉर्टेंट होते हैं, और क्यों कुछ क्लेम्स रह जाते हैं, क्यों कुछ क्लेम्स सेटल कर दिए जाते हैं, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, क्लेम सेटलमेंट रेशियो हिंदी में भी है, ठीक है, दावा निपटान अनुपात, तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए हिंदी वाले, या फिर इंग्लिश में समझाऊंगा तो वो ऑलमोस्ट हिंदी में ही होगा। द क्लेम सेटलमेंट रेशियो is the proportion of the number of claims paid by the insurance company against the number of claims received during the financial year. For example, आपकी ब्रांच में पॉलिसीज है 1000, है ना, और उसमें से इस ईयर्स के अंदर, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपकी ब्रांच में जो पॉलिसीज, सॉरी, जो क्लेम आए हैं वो आए हैं 100 मान लीजिए। और उसमें से वो कुछ भी हो सकता है, वो डेथ क्लेम हो सकता है, वो आपका मेच्योरिटी बेनिफिट, मेच्योरिटी क्लेम हो सकता है, मेच्योरिटी हो सकती है वो आपकी, ठीक है। डेथ और मेच्योरिटी दोनों हो सकती है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। तो वो जो क्लेम आया उसमें से आपने कितने सेटल कर दिए, उसमें से कितने सेटल कर दिए, मतलब उसमें से कितने आपने पे कर दिए। 96 पे कर दिए, तो आपका जो सरेंडर, सॉरी, क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 96% हो जाएगा।
बोला 4 क्लेम जो आपने रिजेक्ट करे हैं वो उनके रिजेक्ट करने के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई होगी, हो सकता है कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है वो कस्टमर ने प्रोवाइड कर दी होगी, हो सकता है कुछ रूल्स ब्रेक कर दिए होंगे जो मतलब पॉलिसी जब हम बनाते हैं उस टाइम पे कुछ चीज़ें जो उससे पूछी गई होगी और उसका जो है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड कर दी होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जहाँ पे हम क्लेम को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने क्लेम आप सेटल करते हो उनको बोलते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो। टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स पेड इन अ ईयर बट्टे टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स रिसीव्ड इन अ ईयर इंटू 100। सिंपल बात है, 96 क्लेम आपने सेटल करे, पूरे 100 आए थे, इंटू 100 का मतलब क्या हो जाएगा 96%। ये बिल्कुल सिंपल सा एक फंडा है निकालने का। क्लेम में भी रिजेक्टेड, मेरा जीप थोड़ा सा क्या वो छाला हो रखा है। क्लेम में भी रिजेक्टेड बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर वेरियस रीजंस सच एज मिस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फैक्ट, फ्रॉड और इम्पर्सनेट एक्टिंग हो सकता है कुछ इम्पर्सनेट। इट हैंस improve important to ensure that you provide accurate information to the insurer at the time of purchase। जब आप परचेज करते हो उस टाइम पे आपको एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है कि नहीं। चलिए, क्लेम कैन बी डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। मैच्योरिटी क्लेम हो सकता है, डेथ क्लेम हो सकता है, मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता रखा है। देन द पॉलिसी टेन्योर एंड अप द पॉलिसी होल्डर सर्वाइव द होल पॉलिसी। मतलब जो पॉलिसी होल्डर होता है अगर वो पूरी एंड तक सर्वाइव कर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो एंडिंग पे पॉलिसी का टेन्योर जब खत्म हो जाता है, मतलब पीटी, जब पॉलिसी टर्म खत्म हो जाता है उस टाइम पे एक लमसम अमाउंट मिलता है कस्टमर को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी क्लेम। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? मैच्योरिटी क्लेम आर ओनली पेड व्हेन द पॉलिसी टर्म एंड द प्रीमियम आर पेड ऑन टाइम। जब आपका प्रीमियम टाइम पे पेड था, जिस डेट पे आपका प्रीमियम पे होना था उस डेट पे आपका प्रीमियम पे था ऑलरेडी। और मैच्योरिटी क्लेम जो होता है उसमें वो टेन्योर पे डिपेंड करता है, मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में बता रखा है। इसमें एफएबी वगैरह मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा बोनस वगैरह मिलता है, इसमें सम अश्योर्ड वगैरह भी मिलता है और ये सब मिलते हैं। एफएबी डिपेंड करता है कि पॉलिसी टर्म्स कितनी है, अगर 15 साल से ज़्यादा की पॉलिसी है तो आपको एफएबी मिलेगा। और डेथ क्लेम का मतलब होता है एप्लीकेंट कैन मेक रिक्वेस्ट फॉर डेथ बेनिफिट अपॉन द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। ठीक है, आपको लेके जाना पड़ेगा ब्रांच में, जो डेथ सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो सब लेके जाने होते हैं, तो आपको डेथ क्लेम मिल जाते हैं। और रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, ऐसा नहीं है रिजेक्ट नहीं हो, लेकिन रहते हैं चांसेस, है कि नहीं। चलिए, तो देखो मैच्योरिटी बेनिफिट बोला सर, एक मेरे को कमेंट आया था, थोड़ा सा मैं इस चीज़ के बारे में बताना सही समझूंगा। एक आया था कि ये पॉलिसी टेन्योर है और मान लीजिए कि 15 साल की पॉलिसी है, 15 साल की क्या है पॉलिसी है, और यहाँ पे 12वें साल पे कस्टमर की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैसा मिलेगा ये क्या है, डेथ बेनिफिट है। ये जो पैसा मिलेगा वो किसको मिलेगा, ये पैसा मिलेगा नॉमिनी को। लेट मी जस्ट छोटा माई सेल्फ, थोड़ा सा थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी अपने को, ऐसे भागो मत चीज़ों को लेके, अच्छे से समझोगे तो यूटिलाइजेशन है, बेस्ट यूटिलाइजेशन है टाइम का, आपकी टेंशन नहीं लो आप, है ना, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो किसको मिलेगा, नॉमिनी को मिलेगा। और जो नॉमिनी को पैसा मिलेगा यहाँ पे जिस दिन कस्टमर की डेथ हो जाती है उस दिन पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट बंद हो जाता है। मतलब पैसा अगर मिल गया, एक बार पैसा अगर मिल गया तो उसके बाद में वो देखो होल लाइफ पॉलिसीज के अंदर तो बहुत लंबा चलता है, लास्ट तक भी पैसा मिलता है, लेकिन अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है उसके बाद में अगर एक बार पैसा मिल गया नॉमिनी को, डेथ बेनिफिट अगर मिल गया एक बार इसको नॉमिनी को, उसके बाद में पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे आपका क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर आपको मैच्योरिटी पे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे पैसा मिल गया और पॉलिसी का टर्म तो 15 साल तक है, यहाँ पे ना तो आप प्रीमियम पे कर रहे हो, ना तो आप प्रीमियम पे कर रहे हो, और जब प्रीमियम पे नहीं कर रहे हो तो आपको पैसा कहाँ मिलेगा, मैच्योरिटी वाला नहीं मिल पाएगा। सिंपल बात है, तो बहुत सिंपल बात, एक बार डेथ हो जाती है, क्योंकि इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट कि अगर आपकी डेथ हो जाती है एक ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे एक्सपेक्टेड नहीं था, लोगों को बहुत ज़रूरत थी, तो उस टाइम पे आपको एक अमाउंट मिलता है। वो अमाउंट जो होता है वो आपकी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, उसके लिए एक प्रोविजन है इंश्योरेंस का। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर कुछ नहीं मिलेगा, ये पॉलिसी यहीं पे ख़त्म हो गई, फिर ये पॉलिसी यहीं ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये हिंदी में है। और अगर मैं बात करूँ कि टॉप 4 इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है बाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो, तो अकॉर्डिंग टू IRDAI फाइनेंशियल ईयर 23-24
These are 4 insurance achieved 100% CSR claim settlement ratio, settling all individual death claims within 30 days of claim इंटीमेशन। जब क्लेम की याचिका आती है उसके 30 डेज के अंदर अंदर उन्होंने सारे क्लेम्स ऑलमोस्ट सेटल करे हैं। कौन सी कंपनीज है? कोटक महिंद्रा है, कैनरा HSBC है, बहुत एक्सपेंसिव होता है इसका, भारतीय अक्सा लाइफ इंश्योरेंस है, एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है। ठीक है, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है जिन्होंने 100% क्लेम क्या है सेटल करे। उसके बाद में कुछ ये कंपनीज हैं, HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, 99.97% उन्होंने क्लेम सेटल करे। देखो ये पॉलिसी सेटल्ड है इतनी, नंबर ऑफ पॉलिसीज हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ पॉलिसीज के हिसाब से देखें तो LIC नंबर 1 पे देखो 7,99,612 क्लेम्स उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर में सेटल करें, है कि नहीं? 7,99,612 क्लेम। सभी कंपनीज को मिलाओगे ना अब, तब भी इतने नहीं होंगे जितने LIC ने अकेले ने लाइफ इंश्योरेंस में क्लेम सेटल करे। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? तो नंबर ऑफ क्लेम NOC की बात करें, नंबर ऑफ क्लेम्स की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका है? LIC का है। नंबर ऑफ क्लेम्स किसने सेटल करें? 7,99,000, जहां पे LIC का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो वो कितना 96.42% है। और अगर मैं बात करूं कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस का तो 100% है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं, देखो 19,333 पॉलिसीज उन्होंने क्या किया, सेटल करी है, लेकिन CSR कितना है? 99.97%। इसका देख लीजिए 98% है। SBI लाइफ का कितना है? 98.99% है, जहाँ पे 37,000 जो है क्लेम सेटल करे हैं सिर्फ SBI लाइफ इंश्योरेंस में। मेरा इसी के अंदर है, इसमें था पहले, अभी इसको कैंसिल कर देगी। ये जब जॉब में थे तब था, बाकी जॉब छोड़ते ही वो GI प्रीमियम कटता था, मैंने आपको सैलरी में भी दिखाया था, तो ये होता है वैसे। ठीक है, बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की। व्हाट इज सरेंडर? काफी डीप कॉन्सेप्ट है सरेंडर वैल्यू का, काफी डीप कॉन्सेप्ट है इसका, तो इसको बहुत आराम से समझिएगा, इसको बहुत आराम से। ये हिंदी में भी है, आप इंग्लिश में मैं आपको समझाऊंगा तो आप डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, लेकिन एक्सप्लेन मैं ऑब्वियसली इंग्लिश में करूंगा क्योंकि थोड़े से क्या हिंदी में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। ये डेफिनेशन क्या बोलती है? Surrender value is usually the sum earned by the life insurance providers when you decide to surrender or give up on your life insurance policy। आपको अगर लगता है कि यार मैंने एक पॉलिसी परचेज किया फॉर द PT ऑफ 10 ईयर्स, इसका पॉलिसी टर्म कितना था? 10 साल था। मुझे अचानक से चौथे साल में 4th ईयर के अंदर मुझे अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? जितने पैसे आपने पे कर रखे थे उसका कुछ परसेंटेज, पूरा नहीं मिलता, 100% बिल्कुल नहीं मिलता, उसका एक सरेंडर वैल्यू फैक्टर होता है। वो डिपेंड करता है कि आप तीसरे साल में सरेंडर कर रहे हो, चौथे साल में सरेंडर कर रहे हो, 5वें में कर रहे हो, 10वें में कर रहे हो, उसका एक सरेंडर वैल्यू फैक्टर होता है। जो आपने प्रीमियम पे किया है उस प्रीमियम का कुछ परसेंट आपको मिलता है, और प्लस में जो उस प्रीमियम पे कुछ आपको बोनस मिला था उस बोनस पर भी कुछ परसेंट आपको वापस रिटर्न होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये फैक्टर्स मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना परसेंट आपको कौन से साल में जब आप सरेंडर करते हो तब मिलता है। फॉर एग्जांपल आपको जरूरत पड़ी चौथे साल में, तो 4th ईयर का सरेंडर वैल्यू फैक्टर कितना है उसको समझेंगे, अभी समझेंगे, आप थोड़ा सा भागिए मत आगे, हम समझेंगे। लेकिन अगर आप बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या बोलती है कि सरेंडर वैल्यू इज यूजुअली द सम ओन्ड बाय द लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर व्हेन यू डिसाइडेड टू सरेंडर और गिव अप ऑन योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जब आपको गिव अप करने का मन करता है तो लाइफ इंश्योरर के पास में, उस कंपनी के पास में जो आपने प्रीमियम पे कर रखा है उस प्रीमियम का कुछ परसेंटेज वो वापस आपको प्रोवाइड कर देती है, उसको हम सरेंडर करना बोलते हैं। पेमेंट रिसीप्ट का मतलब क्या होता है? वेन एवर यू सरेंडर योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जब आप सरेंडर करते हो अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को, यू रिसीव एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम दैट यू रेगुलरली पेड बैक फ्रॉम द इंश्योरेंस प्रोवाइडर। द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इज नॉन एज सरेंडर वैल्यू। वही बात है, जो आपने लगातार प्रीमियम पे किया था, जो आपने लगातार प्रीमियम पे किया था अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, उस प्रीमियम का कुछ पेमेंट आपको वापस मिलता है, दैट यू रेगुलरली पेड बैक फ्रॉम द इंश्योरेंस प्रोवाइडर। द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इज नॉन एज सरेंडर वैल्यू। अर्ली ट्रांसमिशन क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट and there are some unfortunate times when you might have to surrender your policy. In other words, it means terminating the policy before its maturity. अर्ली ट्रांसमिशन होता है, भी नाम में आंसर छिपा हुआ है कि अर्ली टर्मिनेशन होता है, सॉरी टर्मिनेशन कर ले अर्ली टर्मिनेशन होता है इस पॉलिसी का।
और पेमेंट रिसिप्ट होती है, रिटर्न होता है। ये सब अलग अलग नाम आप बोल सकते हो। देखो आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, हम पूरा फैक्टर देखेंगे, इसका टेंशन नहीं लो आप, फैक्टर देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी क्या रूल्स है इस चीज़ को लेके, क्या क्या फॉर्मूला होता है, करंट में क्या फॉर्मूला है, और क्या क्या देखो सरेंडर वैल्यू फैक्टर्स क्या क्या है, जीएसवी फैक्टर्स क्या है, जीएसवी गारंटेड सरेंडर वैल्यू का फैक्टर क्या है। ठीक है, दो टाइप की होती है, गारंटेड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू, उनको पढ़ने वाले हैं। बहुत डीप कॉन्सेप्ट है सरेंडर वैल्यू का, उसको समझेंगे। इफ यू सरेंडर पॉलिसी इन मिड टर्म यू वुड गेट अ सम, जिसको बोलते हैं सम एश्योर्ड। ठीक है, ये भाई इतना समझ लीजिए, what has been allotted toward saving and earning beside surrender charges also get deducted from the amount which varies from policy to policy। ये थोड़ा इतना समझने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, देखिए टाइप ऑफ सरेंडर वैल्यू क्या होती है, व्हाट आर द टाइप ऑफ सरेंडर वैल्यू। यहाँ पे एक एक्चुअल जो है, एक्चुअल क्या है, कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको थोड़ा सा वॉर्न कर देता हूँ, इसके लिए आपको समझने की जरूरत है कभी। देयर आर टू टाइप ऑफ सरेंडर वैल्यू। पहला होता है गारंटेड सरेंडर वैल्यू जीएसवी, एक होता है स्पेशल सरेंडर वैल्यू एसएसवी। पहले हम गारंटेड सरेंडर वैल्यू को पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझना है इसको, थोड़ा समझना। थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं अगर छुप रहा हूँ तो, जस्ट 1 मिनट। थोड़ा समझिए इसको, ठीक है। द गारंटेड सरेंडर वैल्यू क्या होती है, देखो इसके लिए एक रूल है कि अगर आपकी पॉलिसी पेइंग टर्म, अगर आपकी पॉलिसी पेइंग टर्म जो है वो 10 साल से कम है, एक कंडीशन ये होती है। पीपीटी मैंने बताया था ना, पॉलिसी टर्म नहीं, पॉलिसी पेइंग टर्म। पीपीटी जब जितने टाइम तक आप प्रीमियम पे कर रहे हो बस, पॉलिसी टर्म हो सकता है 20 साल हो, लेकिन अगर पीपीटी आपकी कितनी है, हो सकता है 15 साल हो। भी इनमें तो कोई रिलेशन नहीं होता ना आपस में, पीपीटी कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करता है प्लान टू प्लान। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था जीवन लाभ का, उसके अंदर पीपीटी मान लीजिए 10 साल है, 15 साल है और 16 साल है, 3 टर्म्स होते हैं शायद, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ अभी। तो पॉलिसी टर्म होती है इनसे 5-5 साल एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जितने टाइम तक आप प्रीमियम पे कर रहे हो उसको हम पॉलिसी पेइंग टर्म बोलते हैं। ठीक है, अगर वो 10 साल से कम है, और एक कंडीशन होती है अगर वो 10 साल और 10 साल से ज़्यादा है, दो कंडीशन होती है, तो आप जो पॉलिसी सरेंडर कर सकते हो उसका टाइम होता है 2 साल का, कि 2 साल बाद आप सरेंडर कर सकते हो। लेकिन अगर पॉलिसी पेइंग टर्म, प्रीमियम पेइंग टर्म, क्या बोल रहा हूँ, अगर प्रीमियम पेइंग टर्म आपके 10 साल और उससे ज़्यादा है, तो आपको मिनिमम 3 साल रुकना पड़ेगा। ये इरडे की नई गाइडलाइंस है, पहले 3 साल था लेकिन अभी न्यू गाइडलाइंस है आफ्टर 1 अक्टूबर 2024। क्या बोलता है देखो, द गारंटर सरेंडर वैल्यू इज अ पेबल टू द पॉलिसी होल्डर ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 to 3 ईयर्स। मतलब फर्स्ट ईयर में तो आप प्रीमियम ले ही नहीं सकते, आपको 2 साल तो मिनिमम रुकना ही पड़ेगा अगर सरेंडर करवानी है तो। स्पेशल सरेंडर वैल्यू के अंदर अलग होता है कॉन्सेप्ट, वहां पे आप 1 साल के बाद में भी सरेंडर कर सकते हो। 2 years if a PPT under 10 years, 3 years if PPT is 10 years or more। मतलब आपको मिनिमम 2 साल तो रुकना पड़ेगा अगर आपकी पीपीटी जो है वो 10 साल है, 10 साल से कम है, और अगर आपकी पीपीटी 10 साल से ज़्यादा है और 10 साल के बराबर है तो आपको मिनिमम 3 साल तो रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सरेंडर करवाओगे। द वैल्यू मेक्स अप टू ओनली 30% ऑफ द प्रीमियम पेड toward the plan, moreover it exclude the premium paid in the first year, additional cost of the, मतलब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लीजिए, और मैं आपको चीज़ बता दूँ, देखो जो प्रीमियम होता है, जो मैंने आपको बताया ना कि 30% है सरेंडर वैल्यू फैक्टर, उसको अगली स्लाइड में समझेंगे। जैसे देख लीजिए क्या बोला इसने, द वैल्यू मेक्स अप टू ओनली 30% ऑफ द प्रीमियम पेड टुवर्ड द प्लान, इट एक्सक्लूड द प्रीमियम पेड फॉर द फर्स्ट ईयर। ये एक्सक्लूड कर देता है जो प्रीमियम आपने पे किया था फर्स्ट ईयर का, उसको एडिशनल कॉस्ट पेड टुवर्ड राइडर्स एंड बोनसेस यू माइट हैव रिसीव्ड। देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल से अच्छे से समझाता हूँ, बहुत अच्छे समझ में आएगा। एग्जांपल दिया यहाँ पे दिया हुआ भी आप इसको समझ सकते हो। क्या बोला देखो, फॉर एग्जांपल सपोज मान लीजिए, एक बार के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपको बोनस कुछ नहीं मिला है, एक बार के लिए मान लेते हैं, एक बार के लिए आपको मान लेते हैं कुछ बोनस वगैरह नहीं मिला, क्योंकि बोनस के लिए कुछ सरेंडर वैल्यू फैक्टर अलग होता है। ठीक है, और जो प्रीमियम होता है उस पे
सरेंडर वैल्यू फैक्टर अलग होता है। वो डिपेंड करता है प्लान टू प्लान, सॉरी कंपनी टू कंपनी, इन दोनों पे अलग अलग होता है। लेकिन मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि जो आपको बोनस नहीं मिला है पॉलिसी पे, आपने क्या किया, आपने 60,000 रुपए प्रीमियम पे किया कंपनी को 3 साल में। मतलब क्या हुआ, 20,000 रुपए पर ईयर इंटू 3, मतलब 3 साल तक आपने पे किया। एंड एवरी ईयर आपने 20,000 रुपए पे किया फॉर 3 ईयर्स के लिए। तो टोटल मिला के आपने 60,000 रुपए प्रीमियम पे कर दिया। अब आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तब आप क्या करें, इन द इनिशियल 3 ईयर्स द सम अश्योर्ड ऑफ 10 लाख, मतलब सम अश्योर्ड कितना था, 10 लाख का था। द मिनिमम सरेंडर वैल्यू यू कैन गेट इज 30% ऑफ 40,000 विच इज 12,000। 40,000 का मतलब क्या है, ये अलग भी हो सकता है। ये क्या है, सरेंडर वैल्यू फैक्टर है। मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ये रहा सरेंडर वैल्यू फैक्टर, ठीक है। अगर चौथे साल में 3 साल तक आपने प्रीमियम पे कर दिया, चौथे साल में आप सरेंडर कर रहे हो तो 50% मिलेगा, 5वें साल में सरेंडर कर रहे हो तो आपको 50% मिलेगा, 6वें साल में कर रहे हो तो आपको 50% मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बोनस पे देखो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। ये जो बोनस मिलता जाता है ना आपको, मैंने आपको क्या बताया था, बोनस बताया था, हर साल ऐड होता है। हर साल कंपनी डिसाइड करती है अपने प्रॉफिट के हिसाब से, तो ये हमारा 5% बोनस होगा सम अश्योर्ड का, हमारा 10% होगा इस साल सम अश्योर्ड का। अगले साल कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ तो आपका 7% ही होगा सम अश्योर्ड का। तो जो 7% बोनस आपको मिला है पूरे सम अश्योर्ड का, मान लीजिए सम अश्योर्ड 10 लाख रुपए था, उसका 7% जो आपको बोनस मिला है इस साल, ठीक है, जितना बोनस मिला है 3 साल के अंदर, उनका आपको 16% एडिशनल मिलेगा। 7वें साल में अगर आप सरेंडर कर रहे हो तो आपको 50% मिलेगा। 8वें साल में कर रहे हो तो जो प्रीमियम आपने पे किया है उस प्रीमियम का आपको 53% मिलेगा। लेकिन जो बोनस ऐड हो गया इन 8 सालों के अंदर जितना भी, उसका आपको 20% एक्स्ट्रा और मिलेगा, है कि नहीं। तो ये फैक्टर होते हैं। ये मैंने तीसरे साल की ली है, तो मैंने 30% क्या कर लिया, प्रीमियम का परसेंट निकाल लिया। ये हो गया अपने पास में सरेंडर वैल्यू फैक्टर। थोड़ा समझिएगा, आराम से और समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो आप समझ लीजिए। थोड़ा बहुत समझ, जितना समझ में आ रहा है उतना समझिए एक बार के लिए, भागिए मत, है ना। मैं आराम से और समझाऊंगा, वो पूरा क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब आपने क्या किया कि 60,000 रुपये 3 साल में प्रीमियम पे कर दिया था। अब आई बात कि यार वापस लेना है मेरे को पैसा, 3 साल ही हुए हैं, तो पहले तो चेक करोगे कि सरेंडर वैल्यू फैक्टर क्या है तीसरे साल में। तो आपने देखा कि 30% है। आपने क्या देखा, आप लिस्ट में गए, आपने देखा कि सरेंडर वैल्यू फैक्टर जो है गारंटेड सरेंडर वैल्यू के लिए, उसने बोला कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू चाहिए मेरे को। तो आपने देखा कि तीसरे साल में जो अगर सरेंडर करता है उस टाइम पे सरेंडर वैल्यू फैक्टर कितना है, आप बोलोगे 30% है। क्या बोलोगे, 30% है। फिर आपने देखा कि यार ठीक है 30% तो है, किसका किसका, प्रीमियम पेड इन 3 ईयर्स, जो आपने प्रीमियम पे किया है इन 3 सालों के अंदर उसका 30%। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, क्या, कौन सी कंडीशन, कि जो आपने 60,000 रुपये प्रीमियम पे किया है ना, उसमें से पहले साल का प्रीमियम घटा दो, मतलब 40,000 रुपये। उस 40,000 रुपये पे 30% आपको वापस मिल जाएगा। मतलब कितना हो गया, 12,000 रुपये आपको मिल जाएगा। ये कब है, ये सिर्फ इस पे है, प्रीमियम पे, ये प्रीमियम पे है। पूरा कैलकुलेशन करके आपको एक अच्छे से बताऊंगा, है ना, इतना समझ लीजिए। 10 लाख एंड मिनिमम सम अश्योर्ड वैल्यू कैन बी 30%। तो आलस देखो 40,000 रुपये मिलेगा खाली, क्योंकि पहले साल का प्रीमियम तो कट हो गया। तो 12,000 आपको क्या मिल जाएगा, सरेंडर मिल जाएगा। एक्सक्लूड द फर्स्ट ईयर प्रीमियम, एक्सक्लूड द फर्स्ट ईयर प्रीमियम, ठीक है। ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए 3 साल के अंदर बोनस आपका कलेक्ट हो गया 5% फर्स्ट ईयर में था मान लीजिए, और 10 लाख की पॉलिसी थी। 10 लाख का कितना होता है 5%, 50,000 रुपये होता है। तो 50,000 रुपये ये मिल गया, नहीं 20,000 रुपये 10 लाख, ठीक है, 50,000 रुपये ये मिल गया। 50 नहीं, 50,000 रुपये मिला है, ये 50,000 रुपये क्या है, बोनस वो 5% है उसका, ठीक है। फिर आपने देखा कि यार दूसरे साल में भी 6% थी, तो आपने देखा कि 60,000 रुपये एक्स्ट्रा ये हो गए। फिर आपने देखा कि यार जो मेरे पास था वो तीसरे साल में कम प्रॉफिट हुआ तो 4% ही मिला, तो 40,000 रुपये ये हो गए, ये हो गए। टोटल कितना हो गया बोनस, तो आपने देखा कि 1,50,000 रुपये बोनस हो गया, ठीक है। 1,50,000 क्या हो गया, बोनस हो गया। अब समझिएगा, अब आपने देखा कि 3 साल के अंदर बोनस जो कलेक्ट हो गया वो हो गया 1,50,000। अब आपने पहले तो क्या चेक किया कि प्रीमियम जो पेड किया था इसने 60,000 रुपये, ठीक है, और इसके अलावा इसका जो बोनस कलेक्ट हो गया वो हो गया 1,50,000 रुपये, ठीक है, 1,50,000 रुपये। अब आप क्या देखोगे, अब आप क्या देखोगे,
ये जो बोनस होता है ना सरेंडर वैल्यू पे कैलकुलेट होता है हमेशा, ठीक है। अब आप देखोगे कि यार इसको वापस सरेंडर करना है, तो 3 साल हो गए, 3 साल के अंदर पहले देखो सरेंडर वैल्यू फैक्टर कितना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पे तो 30% है, तो इसमें से पहले साल का प्रीमियम घटाओ, तो 12,000, इसमें से 20,000 रुपये हमने घटा दिए। पहले साल प्रीमियम कितना था, 20 × 3, यही तो किया है। तो 20,000 में से पहला 20,000 घटा दो, खाली 40,000 रुपये पे इसको कितना मिलेगा, 30% मिल जाएगा, तो 12,000 इसको वो मिल गया, ठीक है। अब इसने देखा कि 1,50,000 रुपये क्या हो गया, बोनस मिल गया। तीसरे साल में ये सरेंडर कर रहा है, तो 12% यहाँ से इसको क्या मिल जाएगा, एडिशनल मिल जाएगा इसका। तो 15,000 का 12% कितना होता है, नहीं 1,50,000 का 10% हो जाएगा 15,000, और 2 हो जाएगा 3,000, तो 18,000 ये मिल गया आपको। तो आपको टोटल कितना मिल गया, 30,000 रुपये आपको मिल गया पूरा। समझ में आई बात। तो 60,000 का आपने प्रीमियम पे कर दिया था, आपको मिला कितना है, खाली सरेंडर के रूप में 30,000 रुपये ही मिला। दिस इज हाउ द होल कैलकुलेशन। मैं एक और करके आपको बताऊंगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ और चीजें देख लेते हैं। टर्म प्लान्स मान लीजिए, टर्म इंश्योरेंस के अंदर कभी भी सरेंडर वैल्यू नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो टर्म इंश्योरेंस होती है, मिड टर्म इंश्योरेंस होती है, उसमें कभी भी आपको सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती है। ऐसा नहीं कि आपने टर्म इंश्योरेंस करवा रखा है, आपको लगा कि यार मेरा जो टर्म है वो 40 साल का है, अभी मेरी उम्र जो है वो 20 साल की है ना, अभी मेरी उम्र कितनी है, 20 साल की। और टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया अच्छे से, अगले 40 साल तक मेरा टर्म इंश्योरेंस चलेगा, मतलब जब 60 साल का हो जाऊंगा उस टाइम तक मेरा टर्म इंश्योरेंस चलेगा। अब मुझे लगा कि यार मेरी एज 59 हो गई है और मुझे मरने के कोई चांस नहीं लग रहे, तो मैं यहाँ पे अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर लेता हूँ, और जितना मिलेगा मेरे लिए तो अच्छा ही है, जितना मिलेगा मेरे लिए अच्छा ही है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। टर्म इंश्योरेंस का अल्टीमेट मतलब ये होता है कि आपने अगर एक बार टर्म इंश्योरेंस ले लिया, उसको आप सरेंडर कभी नहीं कर पाओगे लाइफ टाइम तक। अगर आपकी डेथ हो जाती है इस टेन्योर में, तो आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट आपको मिलता है। लेकिन अगर डेथ नहीं होती है तो पूरा का पूरा पैसा वो चला जाता है, उसको ना आप सरेंडर करवा पाते हो, ठीक है, ना असाइन कर पाते हो, कुछ नहीं कर पाते उसको, वो आपकी है, आपकी रहेगी, बहुत लॉयल है ना। मिड टर्म टर्मिनेशन नहीं, इफ यू चूज टू टर्मिनेट दीज पॉलिसीज मिड टर्म, यू आर नॉट एलिजिबल टू रिसीव एनी काइंड ऑफ पे आउट, आपको कुछ नहीं मिलेगा इससे, है कि नहीं। यूलिप्स और जो इंडोमेट प्लान होते हैं, इंडोमेट के अंदर तो कर सकते हैं, यूलिप में भी कर सकते हैं। यूलिप प्लान जो मार्केट लिंक प्लान होते हैं, उनको आप 10 साल का आपका टेन्योर होता है, मैं आपको यूलिप बताऊंगा अच्छे से, आप अभी टेंशन नहीं लो, यूलिप मैंने बताया नहीं आपको। 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रखा है आपने, आप 5 साल में उठा सकते हो। इसमें कुछ लॉक इन पीरियड होता है 4 से 5 साल का, डिपेंड करता है पॉलिसी टू पॉलिसी। तो अब लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद इसमें पैसा उठा सकते हो। इंडोमेट प्लान के अंदर तो कर ही सकते हो, तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। लेकिन फर्स्ट जो आपको लिमिटेड है कि यार इतना टाइम तक आपको रहना ही रहना है, वो आपको रहना पड़ेगा। अब मैं कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ, देखो ये पूरा कैलकुलेशन मैं आपको करके बताता हूँ। मान लीजिए एक पर्सन है जिसने 10,000 रुपये वो साल का प्रीमियम पे कर रहा है, इसने कोई इंडोमेट प्लान लिया, जो कि जिसकी पीपीटी जो है ना वो मान लीजिए 15 साल है, मतलब प्रीमियम पेइंग टाइम उसकी कितनी है, 15 साल तक है। इसने 5 साल तक प्रीमियम पे किया, 5 साल तक प्रीमियम पे किया, मतलब इसने 5 साल में 10 10 10 10 और 10, मतलब कितना प्रीमियम पे कर लिया, 50 की इसने प्रीमियम पे कर लिया। थोड़ा समझना, लेट मी जस्ट, इसने कितना प्रीमियम पे कर लिया, 50,000 रुपये। अब बोला कि मुझे क्या करना है, सरेंडर करना है। तो अब ये कंपनी के पास गया कि मुझे 50,000 के बदले मिलेगा कितना, अगर मुझे गारंटेड सरेंडर वैल्यू चाहिए तो कंपनी पहले पूछेगी कि आपको कौन सी चाहिए, तो गारंटेड चाहिए। बोला ठीक है भैया, आपको गारंटेड इतना मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो क्या क्या यूज करते हैं वो, 5 साल तक, पहले तो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम घटा दो, तो 40,000 रुपये, ठीक है। इस पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इस पे सरेंडर वैल्यू फैक्टर, अगर वो 5 साल बाद इसको क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। देखो है ना, टोटल प्रीमियम पेड इनटू गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर फॉर द प्रीमियम, पहले तो ये चेक करेंगे। तो आपने गया लिस्ट में चेक किया कि भैया इरडा में अभी करंट में क्या सरेंडर वैल्यू फैक्टर चल रहा है फॉर 5 ईयर्स के लिए, तो ये रहा 5वें साल में अगर वो सरेंडर कर रहा है। तो पहली बात तो ये है कि अगर उसकी पीपीटी 15 साल है तो उसको मिनिमम 3 साल तो रोकना ही पड़ेगा, है कि नहीं, मिनिमम 3 साल तो रोकना पड़ेगा, 3 साल से पहले तो वो सरेंडर कर ही नहीं पाएगा। तो अब आप गए कि भैया सरेंडर करना, तो पहले तो मुझे पहले साल का प्रीमियम तो घटा ही दो, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं तो प्रीमियम घट जाता है। तो 5 साल में 50% तो इसको मिलेगा ही मिलेगा,
ठीक है, ये लगा लेते हैं यहाँ पे। चलो, तो मतलब 40,000 रुपये है इसका, 50% है। ये क्या है? ये है प्रीमियम। देखो, ये है प्रीमियम, प्रीमियम फॉर 4 ईयर्स। ये है सरेंडर वैल्यू फैक्टर, ठीक है, फॉर 5th ईयर के लिए। प्लस क्या मिलेगा? जो बोनस कंपनी डिसाइड कर रही है पर ईयर। मान लीजिए पहले साल जो इसका सम एश्योर्ड जो था, मान लेते हैं 5 लाख रुपए था सम एश्योर्ड। मान लीजिए इसका कितना था? 5 लाख रुपए था। और कंपनी ने इस साल जो रेट फर्स्ट ईयर में रेट डिसाइड करी थी बोनस की, वो थी, मान लीजिए, वो कंपनी डिसाइड करती है रेट हर साल अपने प्रॉफिट के हिसाब से, अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से। पहले साल 5% थी, दूसरे साल मान लीजिए 7% थी, तीसरे साल मान लीजिए 4% थी, चौथे साल अच्छा प्रॉफिट हुआ 10% थी, पांचवें साल मान लीजिए जो रेट थी वो थी 5%। ठीक है, तो हर साल सम एश्योर्ड तो सेम रहेगा 5 लाख, तो 25,000 रुपये आएगा क्या इसका? कितना आएगा? 5% कितना होता है? 5 लाख का 25,000 हो जाएगा? नहीं नहीं, 25,000 थोड़ी होता है यार, 10% होता है 50,000, और हाँ 25,000 ही होता है। ठीक है, 25,000, और ये आ जाएगा 35,000, ये होता है 20,000, ये होता है 50,000, और ये होता है 25,000। टोटल कितना हो गया 5 साल में? इसको बोनस कितना मिल गया? टोटल कितना मिल गया बताइए? तो आपने देखा कि 25 और 25 50, 50 100, 120 और 155, मतलब 1,55,000 इसको क्या मिल गया? एक्स्ट्रा बोनस मिल गया। अब आपने देखा कि बोनस की जो जीएसवी फैक्टर है फॉर बोनस एंड एडिशंस के लिए, कुछ एडिशन मान लीजिए, बोनस एडिशन एक ही बात है, 5 साल में वो कितना है? वो है 15%। वो कितना है? वो है 15%। जो बोनस ऐड हुआ है उसका कितना परसेंट मिलेगा? 15% मिलेगा 5th ईयर में। तो इसने 1,55,000 का कितना निकाल दिया? 15% निकाल दिया। तो लगभग लगभग कितना आएगा देखो? 15,500 और कुछ 7,000 और मान लो, 22,000, 23,000 की एक्स्ट्रा मान लो, 23,000, 23,000। तो 23,000 तो यहाँ से उसको मिल जाएगा। और आपने देखा कि 40,000 रुपये ये है, और 50% इनका मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये यहाँ से मिल जाएगा। 20,000 ये मिल गए, और 23,000 ये मिल गए। कितना होगा टोटल? ये हो गया 43,000। ये इसको क्या मिलेगा? गारंटेड सरेंडर वैल्यू। आई होप यू गॉट द पॉइंट। भरे कितने थे बेचारे ने? 50,000 रुपये भरे थे, मिले कितने? 43,000। यही होता है इंश्योरेंस का मतलब। ये थोड़ी होता है कि जब जब किया मन किया निकाल लो, जब मन किया, है ना? ये सब नहीं होता। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको, ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर लगे तो पढ़ लीजिए, पढ़ना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। ये अलग अलग डिपेंड करता है, ये हर साल, मतलब हर साल तो नहीं है, पर चेंज होते रहते हैं बार बार, और हर साल नहीं होते, मतलब टाइम पीरियड पे चेंज होते रहते हैं। ठीक, अब आती है स्पेशल सरेंडर वैल्यू। इसके लिए आपको एक फैक्टर समझने की जरूरत है जिसको हम बोलते हैं पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू, ये ऐसा मान सकते हो कि ये होती है सम एश्योर्ड की छोटी बहन होती है। छोटी बहन होती है, ये क्या होती है? सम एश्योर्ड की छोटी बहन। अब इसको कैसे समझोगे? गिव मी जस्ट 1 मिनट टू अंडरस्टैंड दिस। वंस यू नीड टू नो, हिंदी में दिखा देता हूं मैं आपको थोड़ा सा, ये हिंदी में है, और ये है जो अपने संपूर्ण मूल्य के प्रकार, गारंटेड सरेंडर वैल्यू का हिंदी। ठीक है, और ये अपने पास में है स्पेशल सरेंडर वैल्यू का इंग्लिश। तो अगर मैं बताऊं आपको, इसके लिए सबसे पहले पेड अप वैल्यू समझना जरूरी है। व्हाट इज पेड अप वैल्यू एक्चुअली? अब देखो, आपने देखा आपने देखा कि 5 साल की, 10 साल की मेरी पॉलिसी थी, ठीक है, 10 ईयर्स, और इसका जो सम एश्योर्ड था वो था 20 लाख रुपए। ठीक है, हर साल का आपका प्रीमियम आता था 10,000 रुपये, 10,000, यहाँ पे 10,000, 10, 10, ऐसे करते करते 10वें साल में 10,000 रुपये, ये इसका प्रीमियम आता है हर साल के लिए। अब आपने क्या देखा यार? आपने देखा कि ठीक है, 10,000 रुपये तक मेरा प्रीमियम आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, हर साल में प्रीमियम पे कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि वो पूरे 10 साल तक प्रीमियम पे करें। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो, उसकी डेथ नहीं हुई फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ऐसी कंडीशन आ गई कि अभी वो प्रीमियम पे करने के लायक नहीं बचा, ठीक है, लेकिन उसके पास में इतनी कैपेसिटी है कि वो सर्वाइव कर रहा है, अपने खर्चे वगैरह निकाल रहा है, लेकिन वो प्रीमियम पे नहीं कर पा रहा, क्योंकि 10,000 रुपये उसको थोड़ा सा हैवी लग रहे हैं, तो वो प्रीमियम पे नहीं कर पा रहा। तो उसने बोला कि यार
जितने टाइम तक 10 साल तक अगर मैं भरता तो मुझे 20 लाख रुपए का सम एश्योर्ड डिसाइड था मेरा मैच्योरिटी पे। लेकिन मैंने जो पे किया है वो मान लीजिए 5 साल ही प्रीमियम पे किया है, 1 2 3 4 और 5 साल ही प्रीमियम पे किया है। तो जितने टाइम तक मैंने प्रीमियम पे किया है उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर दो, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि 10 साल तक, ऐसा थोड़ी है कि 5 साल तक मैं प्रीमियम पे करूं, यहाँ पे प्रीमियम पे नहीं करूं, मैं यहाँ पे प्रीमियम पे नहीं करूं, इसको पेड अप वैल्यू के मतलब स्लॉट में डाल दूं। तो ऐसा नहीं है ना बिल्कुल भी कि मेरे को वापस 20 लाख रुपए मैच्योरिटी पे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको मिलेंगे कितने? जिस हिसाब से आपने प्रीमियम पे कर रखा है ना, उसी हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। आपने प्रीमियम अगर 5 इंस्टॉलमेंट में पे किया है, वो अगर आधी हो रही है टोटल टोटल प्रीमियम का, अगर 10 इंस्टॉलमेंट टोटल थी, आपने 5 ही पे की, तो आपका सम एश्योर्ड क्या हो जाएगा, अभी उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो अभी कितना हो जाएगा सम एश्योर्ड? 10 लाख रुपए हो जाएगा। 10 लाख रुपए जो था ना वो सम एश्योर्ड नहीं है, ये है पेड अप वैल्यू। ये क्या है? पेड अप वैल्यू। ये क्या है? आपकी पेड अप वैल्यू है। समझ में आई बात? ये आपकी क्या है? पेड अप वैल्यू है। तो 20 लाख रुपए भी वो सरेंडर वैल्यू थी, सॉरी सम एश्योर्ड था, लेकिन आपके प्रीमियम के हिसाब से अगर देखें तो वो क्या बन जाएगी? पेड अप वैल्यू बन जाएगी। अभी कितनी होगी? 10 लाख रुपए होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने 7 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, 7 साल तक पे किया, 10 साल तक आपको पे करना था। जब आप 10 साल पे करते, आपका जो सम एश्योर्ड था वो कितना था? 20 लाख रुपए था, लेकिन अभी कितना आ जाएगा? 14 लाख रुपए आ जाएगा। तो ये क्या है? पेड अप वैल्यू है। ठीक है। अगर मैं इसको नॉर्मली समझाऊं, टू अंडरस्टैंड दिस वन यू नीड टू नो द पेड अप वैल्यू। ठीक है। इफ सपोज द पॉलिसी होल्डर स्टॉप पेइंग प्रीमियम आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड, द पॉलिसी वुड कंटिन्यू, पॉलिसी तो कंटिन्यू रहेगी बट द लोअर सम एश्योर्ड पे, मतलब कम सम एश्योर्ड पे, विच इज टर्म्ड एज पेड अप वैल्यू, जिसको हम क्या बोलेंगे? पेड अप वैल्यू बोलेंगे। इसका मतलब सम एश्योर्ड को हमने कम कर दिया, उसको हम क्या बोल देंगे? पेड अप वैल्यू बोल देंगे। आई होप आपको समझ में आई होगी। पेड अप वैल्यू कैलकुलेशन मैंने आपको बता ही दिया, ये सब है। देख फॉर एग्जांपल यू पे 15,000 फॉर 15,000 पर ईयर, यू हैव सम एश्योर्ड ऑफ 3 लाख, द पॉलिसी टेन्योर इज 20 साल, यू स्टॉप प्रीमियम पेइंग आफ्टर 4 ईयर्स, तो 4 साल तक आपने पे किया, 20 साल तक करना था आपको। अगर 20 साल तक करते तो सरेंडर वैल्यू कितनी थी? 3 लाख रुपए थी, लेकिन अभी आपकी कितनी है? कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा? 15,000, तो 15 × 4 60,000 रुपए। ये आपकी नई सरेंडर वैल्यू बन गई। इस नई सरेंडर वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? पेड अप वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पेड अप वैल्यू। आपको समझ में आवत है तोहरा के? मैं जो बता रहा हूं तोहरा के समझ में आवत बा कि ना आवत बा? आ रही हो समझ में? है नहीं आ रहा तो फिर प्रॉब्लम है। यार आसान चीजें हैं, इंटरेस्टिंग चीजें हैं, क्यों नहीं समझ में आएगा? ये पूरा कैलकुलेशन मैंने बता दिया। 4 साल आपने पे किया, 20 साल तक आपको पे करना था, 3 लाख रुपए का आपका सम एश्योर्ड था। कैलकुलेट करेंगे तो 60,000 रुपये निकल के आएगा। 60,000 रुपये क्या होगी? पेड अप वैल्यू होगी, मतलब इतना पे करोगे आप। अब बोनस वगैरह वो कैलकुलेट होते हैं, वो अलग बात है। ये पेड अप वैल्यू कितनी है? 60,000 रुपये। ये है सम एश्योर्ड की छोटी बहन, ये छोटा भाई, आप समझ सकते हो, ईजी। ये पेड अप वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। स्पेशल सरेंडर वैल्यू फैक्टर्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन स्पेशल सरेंडर वैल्यू थोड़ा सा अच्छा है, ये अच्छा होता है थोड़ा सा। ऑन डिसकंटिन्यूइंग ए पॉलिसी, you get a special surrender value which is calculated as the sum of paid up value and total bonus multiplied by surrender value factor। surrender value factor तो सेम रहता है, वो तो इधर मतलब ये वाला है, देखो ये है, नहीं थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है शायद, मैं देख लेता हूँ एक बार। ये चलिए पहले इसके पहले थोड़ा सा ये देखो, ये है। इसमें तो अच्छा ये होता है कि इसमें आप 1 साल के बाद में पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो, इसमें आप एलिजिबल हो जाते हो आफ्टर 1 ईयर। ये है रूल्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। पहले कुछ अलग रूल्स होते थे, लेकिन आफ्टर 1 अक्टूबर 2024 के बाद में रूल्स थोड़े से क्या हो गए? चेंज हो गए। ठीक है। टू कैलकुलेट द स्पेशल सरेंडर वैल्यू यू ऑल्सो नीड टू नो योर सरेंडर वैल्यू फैक्टर। आपको सरेंडर वैल्यू फैक्टर पता होना चाहिए। कस्टमर एलिजिबल फॉर द एसएसवी इवन आफ्टर द फर्स्ट ईयर प्रीमियम। अगर आपको पहले साल के बाद ही पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप स्पेशल सरेंडर वैल्यू के तहत निकाल सकते हो। इफ इट देन इंक्रीज एवरी सब्सिक्वेंट ईयर, ये हमेशा बढ़ता जाता है, क्या सरेंडर वैल्यू फैक्टर बढ़ता जाता है। वेरियस कंपनीज डिसाइड देयर ओन सरेंडर वैल्यू फैक्टर, वो हमेशा डिसाइड करती है अपने हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम यू स्टॉप
पेइंग प्रीमियम इन फ्रंट ऑफ द 4th ईयर, ठीक है, इन फ्रॉम द 4th ईयर, वी कैन यूज अ सरेंडर वैल्यू फैक्टर ऑफ 30%। ये डिपेंड करता है, देखो 4th ईयर में आपने क्या किया, सरेंडर कर दिया, वो डिपेंड करता है ये, लेकिन इस रेंज में रहता है। इसने बताया ना कि अभी स्पेशल वैल्यू, स्पेशल सरेंडर वैल्यू के लिए जो सरेंडर वैल्यू फैक्टर है वो मतलब अलग अलग कंपनीज पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन कंपनीज, ठीक है, डिपेंड ऑन कंपनीज। तो इस रेंज में रहता है वो, अलग से इस रेंज में रहता है। अगर आपका फर्स्ट ईयर खत्म हुआ तो फर्स्ट ईयर में अगर आपको करना है प्रीमियम सरेंडर करना है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, 0% ऑफ एसएसवी अर्लियर फ्रॉम अक्टूबर में अप्लाई इवन आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम। ये हमेशा फर्स्ट ईयर प्रीमियम के बाद में ही अप्लाई होता है। सेकंड ईयर अगर आपको करना है, मान लीजिए इस रेंज में आपको सरेंडर वैल्यू फैक्टर मिलेगा फॉर एसएसवी, मतलब एसएसवी के लिए स्पेशल सरेंडर वैल्यू में आपको इस रेंज में मिलेगा। डिपेंड करता है, मान लीजिए एसबीआई लाइफ जो है आपको 32% दे रहा है, एलआईसी आपको 35% दे रहा होगा, और मतलब बजाज मान लीजिए आपको 30% दे रहा होगा। वो डिपेंड करता है कंपनीज पे, लेकिन जनरली इस रेंज में रहता है, ठीक है। अब आपने क्या देखा, इट इज इंक्रीज एवरी सब्सिक्वेंट ईयर, ठीक है, बढ़ता रहता है। वेरियस कंपनी डिसाइड देयर ओवन सरेंडर वैल्यू फैक्टर, फॉर एग्जांपल अज्यूमिंग यू स्टॉप प्रीमियम पेइंग इन 4th ईयर, वी कैन यूज अ सरेंडर वैल्यू फैक्टर ऑफ 30 ईयर्स, ठीक है। अगर मैं 4th ईयर की बात करूँ 30% नहीं आएगा, वो इस रेंज में आएगा, फिर 42 ले लेते हैं, ठीक है, इसको 42 ले लेते हैं इन 4th ईयर। चलो ठीक है, ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन किया हुआ है तो उस हिसाब से मैं अलग एग्जांपल लेके आपको फिर से बता दूंगा। इन 4th ईयर यू अर्न अ बोनस ऑफ 30,000, लेट्स यूज द इन्फॉर्मेशन टू कैलकुलेट योर स्पेशल सरेंडर वैल्यू। पेडअप वैल्यू आपकी 60,000 रुपये आ गई, आपने देख लिया कि पेडअप वैल्यू कितनी है, 60,000 रुपये। अब पेडअप वैल्यू निकालने का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ठीक है। अब पेडअप वैल्यू आपकी 60,000 रुपये है, और आपने, चलो मैं एक एग्जांपल से अच्छे से बताता हूँ आपको, चलो यहाँ पे बताता हूँ। आपने देखा कि आपका जो सम अश्योर्ड था वो था 1,00,000 रुपये, ठीक है, 1,00,000 रुपये था। आपने 6 साल तक, 6 ईयर तक आपने प्रीमियम पे किया, 6 ईयर तक आपने प्रीमियम किया, 10 साल तक मैं मान लेता हूँ, 10 साल तक आपका क्या है, पीपीटी है, प्रीमियम पेइंग टर्म है। आपने 6 साल तक प्रीमियम पे कर लिया, सम अश्योर्ड आपका कितना था, 1,00,000 रुपये। अभी नई पेड अप वैल्यू कितनी आ गई, बोलोगे सर 6 साल तक पे किया, भरना मुझे 10 साल तक था। अगर 10 साल तक था तो मेरा सरेंडर वैल्यू कितना था, 1,00,000। 6 साल के बाद में सरेंडर वैल्यू नहीं होगा, वो सरेंडर वैल्यू पेड अप वैल्यू बदल जाएगा, तो वो कितना हो गया, 60,000 रुपये। तो इस हिसाब से मैंने पेड अप वैल्यू तो निकाल लिया। अब इन 6 सालों में बोनस मैंने कैलकुलेट किया, बोनस निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है। कंपनी पे डिपेंड करता है, पहले साल मान लीजिए 5% होगा, दूसरे साल 2% होगा, तीसरे साल 1,00,000 का 5% निकालूंगा 5,000, दूसरे साल में वापस मान लीजिए 7% था, तीसरे साल में मान लीजिए फिर से 5% था, चौथे साल में 5 ही कर लो यार, 20, 25 और 7, 32%, ठीक है। तो 6 साल में 32% उसका क्या मिल गया, बोनस मिल गया, सरेंडर वैल्यू का 5%। भाई बोनस हमेशा सरेंडर वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, 5% ऑफ किसका, सरेंडर वैल्यू का। टोटल मिला के बोनस कितना मिल गया, बोला 32,000 रुपये बोनस मिल गया, ठीक है, ये आ गया बोनस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अब देखना हमेशा जो स्पेशल सरेंडर वैल्यू होती है उसके लिए आपको पेडअप निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको बोनस निकालना पड़ेगा, दोनों निकालिए। तो 60 के प्लस 32 के, ये आ गया आपका एक कैलकुलेशन। अब आप देखोगे कि 6 साल के अंदर अगर आपको स्पेशल सरेंडर वैल्यू चाहिए तो 6th ईयर के अंदर वो मतलब उसकी रेंज कितनी है, 50 से 55% के बीच में उसकी रेंज है। तो आपने देखा कि यार एक कंपनी है, मान लीजिए एसबीआई लाइफ है, आपने उससे जो पॉलिसी ले रखी है, तो उसने जो स्पेशल सरेंडर वैल्यू फैक्टर दिया है आपको, वो दिया है मान लीजिए 52%। कितना दिया है, क्योंकि रेंज ऑलमोस्ट ये रहती है, हो सकता है 49 भी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है 56 भी हो जाए, मतलब एवरेज वही रहती है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है रेंज, वो उसकी पॉलिसी में आपको शो करेगा। एसबीआई से लिया है तो आपको मिलेगा 52% फॉर एग्जाम्पल, तो अब इसका 32% आपको निकालना पड़ेगा। कितना हो गया बताइए, कितना हो गया, 92, ठीक है। और इसका 52% निकाल, जो भी आएगा आपके पास में वो आपको क्या आ जाएगा, स्पेशल सरेंडर वैल्यू आ जाएगा। समझ में आई बात, ये होता है
अब एग्जाम्पल से देखो, यहाँ पे समझा रखा है पेड अप वैल्यू, बोनस, सरेंडर वैल्यू, फैक्टर। स्पेशल सरेंडर वैल्यू 60,000 रुपये पेड अप वैल्यू आपकी निकल के आ गई, 30,000 रुपये बोनस आ गया, 30% आपने इसने लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेशल सरेंडर वैल्यू 90,000 प्लस इंटू 30/100 तो कितना आ गया, 27,000 रुपये आ गई। वाई ड्यू, तो ये समझ में आया होगा शायद, आई होप ये समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा। हमेशा जो स्पेशल सरेंडर वैल्यू होती है वो ज़्यादा और बराबर हो सकती है गारंटेड सरेंडर वैल्यू की, ये हमेशा हेल्पफुल रहती है, क्योंकि इसमें पहली बात तो 1 साल बाद में ही आप निकाल सकते हो। सरेंडर वैल्यू फैक्टर भी थोड़ा ठीक ठाक रहता है। मैं अगर कंपैरिजन करूं, मान लीजिए सेम ईयर्स में अगर मैं कंपेयर करूं इसमें, तो अच्छा खासा रहता है। जैसे मान लीजिए सरेंडर वैल्यू फैक्टर की बात करूं तो छठवें साल में 50 से, चलो मैक्सिमम ले लेते हैं, 10 साल में बात करूं 70 से 75 के बीच में रहता है, किसमें, स्पेशल सरेंडर वैल्यू में। लेकिन अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल गारंटेड सरेंडर वैल्यू की, तो 10वें साल में कितना रहेगा, 8 साल का है क्या यहाँ पे, चलो 8 साल में मान लीजिए 53% रहता है। और इसमें अगर 8 साल में बात करूं तो ऑलमोस्ट 60 से 65% के बीच में रहता है। और दूसरी बात, यहाँ पे फर्स्ट ईयर के बाद में इसमें ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट ईयर का प्रीमियम कम हो जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं है ना, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो कुछ आपको समझ में आया होगा, आई होप, ये क्या एक्चुअल में मतलब है, क्या सरेंडर वैल्यू है। अर्जेंट नीड जब होता है तब करते हैं, नो टैक्स एग्जाम्पशंस ऑन पॉलिसी प्रीमियम वंस सरेंडर, टैक्स बेनिफिट नहीं लगता। बेटर ऑप्शंस, हाँ ये अच्छी चीज़ है कि आप सजेस्ट कर सकते हो कि आप लोन ले लीजिए, पॉलिसी के बदले आपको लोन मिल जाता है। अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट आपको है तो आपको लोन मिल जाएगा, आपको सरेंडर करवाने की ज़रूरत नहीं है पॉलिसी को। लैक ऑफ मनी के टाइम पे भी आप सरेंडर करवा सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोन मिल जाता है आपको पॉलिसी के ऊपर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो मैं बता देता हूँ आपको। नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस इंश्योरर, मतलब कुछ यूनिफॉर्म नहीं होता की पॉइंट्स एसएसवी के ऊपर। एसएसवी डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया ना आपको, देखो ये एसएसवी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, रेंज करती है यहाँ पे। लेकिन जब आप इसको देखोगे, लेकिन जब आप एक मिनट रुको, ये देखो, ये क्या है, फिक्स होता है, ये इरडा डिसाइड करता है पहले, ठीक है, ये इरडा डिसाइड करता है। इसमें क्या रेंज होती है, लेकिन अरे 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 थोड़ा सा क्या फ्लक्चुएट करता है यहाँ पे। ईच इंश्योरेंस फाइल से प्रोडक्ट वाइज एसएसवी फैक्टर वाइज टेबल विथ इरडे, मतलब वो हाँ होता है, उसका इरडे के साथ में कोऑर्डिनेशन तो होता है, पर वो डिपेंड करता है पॉलिसी टाइप पे, डिपेंड करता है कौन सी पॉलिसी आप ले रहे हो। ये ज़्यादा होता है हमेशा, और लगभग बराबर भी हो सकता है, कम साल में थोड़ा बराबर होता है, बड़े में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मेरे रूल्स जो है वो अक्टूबर के बाद में है। इंश्योर इवन अ पॉलिसी सरेंडर अर्लियर आफ्टर वन प्रीमियम एसएसवी मस्ट बी पेड, इंप्रूविंग अर्ली एग्जिट बेनिफिट। ये एसएसवी जो होता है ना, वो अर्ली एग्जिट बेनिफिट आपको देता है, ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, अर्ली एग्जिट बेनिफिट हमेशा देता है। चलिए, कैश वैल्यू क्या होती है, कैश वैल्यू होती है जो आपका प्रीमियम और बोनस है मिला के, उसके बदले आपको कितना मिल रहा है, वो होता है सरेंडर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 साल तक आपने प्रीमियम पे किया, 5 साल तक आपने प्रीमियम पे किया, और इन 5 साल में जो प्रीमियम था उस पर कुछ बोनस ऐड हो गया, होता है ना बोनस ऐड, कौन सा, हर साल कुछ 5%, 7%, 3%, 4% और 5%, किसका, सम एश्योर्ड का, ये कुछ ऐड हो गया एक्स्ट्रा। प्रीमियम भी आपने पे कर दिया, तो जो प्रीमियम पे किया था और जो बोनस ऐड हो गया, पैसा तो आपको इतना मिलना चाहिए था, बोला भैया मैंने तो प्रीमियम भी पे किया है, बोला भैया मेरे को कंपनी ने बोनस भी दिया है, तो मिलना तो मुझे इतना चाहिए था। तो जो मिलना चाहिए था उसको हम कैश वैल्यू बोलते हैं, लेकिन जो मिला उसको हम क्या बोलते हैं, सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो कैश वैल्यू हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है सरेंडर वैल्यू से, ये बात हमेशा याद रखना। योर पॉलिसीज कैश वैल्यू रेफर्स टू द एक्चुअल अमाउंट your policy is worth as a direct result of the premium paid and the return earned on the amount। रिटर्न जो कितना मिला उस अमाउंट पे, रिटर्न मतलब बोनस वगैरह, इन्वेस्टमेंट जो आपके पैसों से करी थी उस कंपनी ने, तो उस पर रिटर्न कितना मिला है, और प्रीमियम जो आपने पे किया था उसको हम क्या बोलते हैं, कैश वैल्यू ऑफ ए पॉलिसी। एंड ऑन द अदर हैंड सरेंडर वैल्यू बोलते हैं जो आपने सरेंडर किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आया समझ में। चलिए, ये इसका हिंदी में है, पॉलिसी का नगद मूल्य कितना होता है। देखो, टर्म इंश्योरेंस के मामले में आपको पता है कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होती, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस ऐसा नहीं होता कि 40 साल का आपका टर्म है और 49 इस साल में आपको लगा कि यार अभी तो कोई मरने के चांसेस नहीं है, इतने पैसे भी लगा दिए हमने,
पैसा उठा लेते हैं, ऐसा नहीं होता, इसीलिए इसका प्रीमियम कम होता है, प्रीमियम कम होता है, इसलिए टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कम होता है, रिटर्न ज़्यादा होते हैं। अब जब रिटर्न ज़्यादा है तो कंपनी पे रिस्क ज़्यादा है, कंपनी पे रिस्क ज़्यादा है तो भैया कंपनी ऐसे ऐसे फीचर थोड़ी देगी, फिर जितने ज़्यादा फीचर्स उतना ज़्यादा प्रीमियम। अब प्रीमियम ही इतना कम है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये सब कुछ, भी अगर आप मर भी जाते हो इस टाइम पे तो कंपनी को बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा यार। मतलब जैसे मेरा जो अभी प्रीमियम डिसाइड हुआ था 14,000 के आसपास हुआ था, और मेरा जो क्लेम है वो है 1 CR का। 14,000 रुपये साल में मेरा 1 करोड़ का प्रीमियम है 79 ईयर्स तक की एज के लिए। ठीक है, तो आप इतना बड़ा अमाउंट पे करोगे। अब मान लीजिए अगले 40 साल भी आप पे करते हो हैं, तो 5,60,000 रुपये पे करोगे आप मिला के, लेकिन आपको कभी भी कुछ हो जाता है इस 40 सालों में तो आपको इतना पैसा मिलेगा, तो कंपनी पे कितना रिस्क रहता है, तो कंपनी ऐसे ऐसे फीचर्स कैसे देगी फिर? समझ रहे हो बात को? वो सब चीज़ें भी है, तो करता है, मैटर करती है चीज़ें बहुत सारी। डिडक्टिबल क्या होता है? अच्छा, ये बहुत अच्छा चीज़ है डिडक्टिबल, और एक होता है कोपे। दोनों थोड़े थोड़े से मामूली से उनमें डिफरेंस होता है, ज़्यादा डीप नहीं होता। मैं कोपे कल की क्लास में बताऊंगा, डिडक्टिबल में आज बता देता हूँ आपको। ठीक है, अच्छा होता है डिडक्टिबल, हिंदी में समझ लेते हैं क्या मतलब होता है इसका। मेरी जीभ थोड़ी सी क्या लपलपा रही है क्योंकि छाले हो रखे, घटाया इसको बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसको देखिए, एक डिडक्टिबल ऐसा समझ सकते हो यार कि मान लीजिए आपको, ये बहुत सेफ्टी के लिए होता है। सेफ्टी, किसकी सेफ्टी? कि भैया ऐसे को लल्लू पल्लू आदमी आके कुछ भी छोटा मोटा, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर स्पेशली काम होता है ये, कोई भी आदमी आया बोला यार मेरा तो ना जुकाम हो गई, जुकाम हो गई, इसका मामा डॉक्टर था, इसका मामा क्या था? डॉक्टर था। अब इसने क्या कर लिया, बिल बनवा लिया कि मामा एक काम करते हैं यार, आप ना एक काम करो, ये बीमारी लिख दो, जुकाम थी, ये थी, वो थी, जुकाम ही लिखना, क्योंकि फिर वो अगर मान लीजिए क्लेम देंगे अगर कंपनी वाले तो वो चेक कर लेंगे अगर उनको शक हो गया तो अब एक काम करना यार, जुकाम का ना मेरा कुछ 20,000 रुपये का बिल बना दो, 20 के का मेरा बिल बना दो, इसमें से 10 की आप रख लेना, 10 की मैं रख लूँगा। ठीक है, और कंपनी को लगा देंगे, मतलब चूना लगा देंगे कंपनी को, है ना। अब कंपनी वाले आए, बोला यार 20,000 रुपये लग गए तुम्हारी जुकाम पे, डॉक्टर का सिग्नेचर, तो ये डॉक्टर से मिलाओ पहली बात तो। ठीक है, डॉक्टर से मिलाओ, वो चेक करते हैं, हिस्ट्री चेक करते हैं कि क्या इसको सच में जुकाम था। भाई टेक्नोलॉजी है, आपको पता, चेक हो जाती चीज़ें, है ना, सब चेक हो जाता है, आप टेंशन नहीं लो, हर चीज़ का उनके पास, वो जब एक बिलियन डॉलर की कंपनियां बना के बैठे हैं, है ना, इतनी इतनी बड़ी उनकी वैल्यूएशन है, इतना बड़ा सिस्टम है, तो क्या ये चेक नहीं कर सकते कि उसको बीमारी कौन सी थी 10 दिन पहले आज से? और लिमिटेड टाइम होता है ना, उस लिमिटेड टाइम के अंदर आपको क्लेम करना पड़ता है, तो टाइम तो होता ही है। अब उतने में तो बीमारी, कार्बन डेटिंग से हम लोग बिलियंस ऑफ ईयर पुराने स्केलेटन्स होते हैं जो आपको पता है कि एज उनकी काउंट कर लेते हैं, तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो बोला ऐसा कर लेते हैं, अपन को फायदा हो जाएगा। तो कंपनी क्या करती है, एक अमाउंट रखती है फिक्स, कि अगर इससे ज़्यादा का खर्चा होगा ना आपका, इससे ज़्यादा का खर्चा होगा तब भी मैं पे करूँगी, तब भी मैं पे करूँगी। छोटी मोटी बीमारियों के लिए आपकी तो पट्टी करवा लो आपने, अब बोला 10,000 रुपये इसका खर्चा हो गया, पे करो, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता ऐसा। तो वो कुछ एक अमाउंट फिक्स करती है, अगर उस अमाउंट से ऊपर का आपका खर्चा हो रहा है तो वो क्या करेगी, कंपनी पे करेगी। अगर उतने अमाउंट का खर्चा हो रहा है तो आप ही पे करो, फिर 10-12 हज़ार रुपये का प्रीमियम अगर आपको खर्चा हो रहा है तो आप ही करो, हम नहीं करेंगे उसके लिए। 50 का हो गया, 60 का हो गया, बड़ा खर्चा अगर होता है तब हम पे करेंगे। उसमें भी उतना पे करते हैं जो ये अमाउंट होता है ना, इससे ऊपर वाला ही पे करते हैं वो खाली। आपको बताता हूँ, देखो, डिडक्टेबल इज द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी होल्डर एग्री टू पे आउट ऑफ पॉकेट बिफोर द इंश्योरेंस कंपनीज shoulders the cost. Typically, the higher the deductible, the lower the premium, as the insurer bear less financial risk. For example, थोड़ा सा अच्छे से समझना, थोड़ा डीप समझना इसको, डीप समझना, थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ क्या होता है। आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आई है, बोला कि सर हम मेडिकल इंश्योरेंस आपको देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आपको देते हैं। तो वह पहले पूछती कि आपका डिडक्टेबल कितना होना चाहिए, मतलब आपकी कितनी कैपेसिटी है नॉर्मल, कि आप इतने खर्चे तक का तो आराम से खुद ही कर लोगे, हमें बुलाने की, इस इंश्योरेंस कंपनी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बोले काम करो यार, 10,000 रुपये तक मैं खुद कर लूँगा, इससे ऊपर का जो खर्चा आता है ना, या फिर मान लीजिए मुझे 20,000 का खर्चा कभी हो गया तो फिर वो ऊपर वाला खर्चा आप जो खर्चा है वो आप पे करोगे। बोला ठीक है सर।
बोले सर इतना कम आप पे करोगे? तो सर फिर तो यार हमारे पास वो है कि हमें प्रीमियम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को रिस्क बहुत हो गया। 10,000 की बीमारी, 20,000 की बीमारी हो गई, 30 की बीमारी हो गई, तो कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर ये आदमी आके बोलता है कि मैं 1 लाख रुपए तक का खर्चा खुद ही हैंडल कर लूंगा, 1 लाख रुपए तक का खर्चा मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा, उससे ऊपर का अगर कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस होता है, मान लीजिए 1,20,000 रुपए का हो गया, तो 20,000 रुपए आप जो है वो एक्स्ट्रा आप पे कर दोगे। तो 1 लाख तक का खर्चा होना अगर ये आदमी खुद ही कर पा रहा है, ये आदमी खुद ही बेयर कर लेगा, ये आदमी अपनी जेब से दे देगा 1 लाख रुपए तक का खर्चा, तो कंपनी पे रिस्क कम है ना। फिर कंपनी बोलेगी यार 1 लाख तक तो चलो यार, इतना बड़ा खर्चा तो कभी कभी आता है, 10,000 के तो आते रहते हैं, अभी तो हर खर्चे के लिए मुझे बुला लेगा, ये तो हर मान लीजिए 20 का खर्चा हुआ, 30 का खर्चा हुआ, 40 का खर्चा हुआ, हर खर्चे के लिए मुझे बुला लेगा। तो कंपनी क्या बोलेगी, अगर 1 लाख तक का आप खुद डिडक्टेबल डिसाइड कर रहे हो, तो इसका मतलब आपसे प्रीमियम हम कम लेंगे, क्योंकि हमें रिस्क कम है। अब कम उसको खर्चा हो गया 1,20,000 रुपए का, ठीक है, 1,20,000 का खर्चा हुआ, तो कंपनी बोलेगी कि हम सिर्फ 20,000 रुपए ही देंगे, और कंपनी 20,000 ही देती है, क्योंकि इतनी कैपेसिटी तो आपकी थी, डिडक्टेबल आपने डिसाइड किया था इतना, तो ठीक है। 95,000 का खर्चा हुआ, 95K का खर्चा हुआ, तो कंपनी हाथ ही नहीं लगाएगी, इसको सब कुछ यही करेगा। अगर डिडक्टेबल के अंदर आपका खर्चा हो रहा है, तो खर्चा सारा कस्टमर ही बियर करता है, कस्टमर को ही लगता है पैसा सारा का सारा। अब बताओ यहाँ पे अगर 95,000 का खर्चा हो गया इस आदमी को, तो कंपनी को कितना देना पड़ेगा? 85K कंपनी को पे करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो कंपनी पे क्या रिस्क ज्यादा है, यहाँ पे कंपनी पे क्या रिस्क कम है। जितना रिस्क ज्यादा उतना प्रीमियम ज्यादा, जितना रिस्क कम उतना प्रीमियम कम। तो क्या आप समझ पाए इस कॉन्सेप्ट को, डिडक्टेबल को? ठीक है, ये पूरा इसका क्या डीप कॉन्सेप्ट है। लेट मी एक्सप्लेन इसको थोड़े से, मैं इसको यहाँ से बता देता हूँ आपको। इंश्योरेंस कंपनी इज लाइबल टू पे द क्लेम अमाउंट ओनली व्हेन द एक्सीड द डिडक्टेबल, अगर एक्सीड कर जाता डिडक्टेबल से तभी वो पे करती है। मान लीजिए खर्चा आया 40K का, भाई वो एक चीज हमेशा याद रखना, इंश्योरेंस लिमिट हर बार अप्लाई होगी। मैं बार बार बोल नहीं रहा, ऐसा नहीं कि 2 लाख का खर्चा हो गया तो 2 लाख सारा पे कर देगी, नहीं, इंश्योरेंस लिमिट भी होनी चाहिए। 1 लाख तक की लिमिट है तो वो 1 लाख ही पे करेगी, उसमें भी डिडक्टेबल के थ्रू कुछ कट जाएगा। चलो मैं आपको एक फॉर एग्जांपल से बताता हूँ अच्छे से। मान लीजिए एक पर्सन, उसका डिडक्टेबल जो है वो 20,000 रुपए है डिडक्टेबल, और इसकी इंश्योरेंस लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए तक की है, 2 लाख रुपए तक की है। अब बोला कैसे पे करेंगे? अब उसका एक एग्जांपल देता हूँ। खर्चा मान लीजिए जो उसका खर्चा हुआ वो हो गया 40K का, तो मैं इसको 1 लाख लेता हूँ, तो अच्छे से समझ में आएगा, फिर 2 लाख लेके बता दूंगा। 40 का खर्चा हुआ, ठीक है। अब वो पे करेगा जो इंश्योरेंस कंपनी, वो पे कितना करेगी? पहले वो चेक करेगी क्या ये खर्चा इस इंश्योरेंस लिमिट के अंदर आ रहा है, बोला आ रहा है। दूसरा वो चेक करेगी इसका डिडक्टेबल कितना था, बोला 20,000 रुपए था, तो कंपनी बोलेगी हम 20,000 रुपए ही देंगे, ऊपर वाले डिडक्टेबल के ऊपर वाले। देखो, क्लेम अमाउंट ओनली व्हेन द एक्सीड द डिडक्टेबल, जो एक्सीड कर जाता है डिडक्टेबल को वही कंपनी पे करती है। तो कंपनी थोड़ा बहुत अपना क्या करती है, हेल्प करती है, वो भी कितनी है, 20,000 रुपए तक। अब एक दूसरा केस लेते हैं। 50K का डिडक्टेबल था, इंश्योरेंस लिमिट थी 3 लाख रुपए तक की। मान लीजिए बच्चे की डिलीवरी होती है, बड़ा केस है और कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, खर्चा आता है 5 लाख रुपए तक का। खर्चा कितना आता है? 5 लाख रुपए तक। कंपनी कितना देगी? पहली बात वो चेक करेगी क्या ये इंश्योरेंस लिमिट के अंदर है, बोला नहीं है, तो पहले इसको इंश्योरेंस लिमिट के अंदर लेके आओ। तो इंश्योरेंस कितना कितना है इसके पास? 3 लाख रुपए तक है, तो कंपनी पहली बात तो 3 लाख रुपए ही पे कर सकती है। पहली बात तो ये खत्म हो जाती है यहाँ पे। दूसरी बात वो चेक करेगी कि यार ठीक है, डिडक्टेबल कितना है? 50, तो ये भी आप खुद अपनी जेब से पे करोगे, हम नहीं पे करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी इसको पे नहीं करेगी। और जो अपर लिमिट हो जाता है उसको भी इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती है, तो -50,000 ये भी घटा दो आप, ठीक है। कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वही क्या करेगी, खाली 2,50,000 रुपए पे करेगी, ठीक है। बाकी बचे हुए जो खर्चे होते हैं, जैसे जो लिमिट के ऊपर चला गया, 5 लाख चला गया, लिमिट थी 3 लाख, तो 2 लाख तो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, जिसका भी खर्चा हुआ है 2 लाख उसको देना पड़ेगा, प्लस ये डिडक्टेबल है उसका 50,000 रुपए, ये भी वो खुद ही बेयर करेगा। तो 2.5 लाख कंपनी देगी, 2.5 लाख वो आदमी खुद देगा। एग्जाम्पल कैलकुलेशन, इफ द डिडक्टेबल ऑफ योर पॉलिसी इज 30,000 एंड द क्लेम इंश्योर 40,000 रुपए, देन द इंश्योरेंस कंपनी लाइबल टू पे ओनली 10,000। प्रीमियम इंपैक्ट मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। द प्रीमियम अमाउंट इज लेस देन द डिडक्टेबल, भी सिंपल है।
इफ द क्लेम अमाउंट इज लेस देन द डिडक्टेबल देन इंश्योरेंस इज नॉट लाइबल टू पे एनी अमाउंट। मैंने आपको बताया कि अगर डिडक्टेबल उसका 50,000 रुपये का है, खर्चा अगर 20,000 रुपये का हुआ, तो ये 20,000 रुपये कंपनी पे नहीं करेगी, ये खुद ही पे करना पड़ेगा उस आदमी को। अगर इस डिडक्टेबल से ऊपर जाता है खर्चा, तब कंपनी जो ऊपर वाला एक्सीड जो लिमिट है खर्चे की, वो पे करती है खरी। फॉर हाई डिडक्टेबल पॉलिसीज द प्रीमियम इज लोअर। जितना ज़्यादा डिडक्टेबल होगा, जितना ज़्यादा उस आदमी की कैपेसिटी होगी कि भैया 1,00,000 रुपये तक तो मैं खुद ही पे कर लूँगा, तो कंपनी पे कम से कम 1,00,000 रुपये तक का रिस्क कम हो गया ना, तो कंपनी वहाँ पे प्रीमियम कम लेती है, कम लेती है मतलब। और बोल रहा है कि 10,000 रुपये तक का मैं करूँगा। अब बोलेगी यार, आदमी बोलेगा कि 20,000 रुपये का खर्चा हो गया तेरा, यहाँ पे तो 20,000 में देने नहीं पड़ते भैया, जब 1,00,000 रुपये का डिडक्टेबल था तो यहाँ पे तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं थी, यहाँ पे तो हर बार तो आ जाएगा हमारे पास, तो रिस्क ज़्यादा है कंपनी पे। द प्रीमियम इज लोअर वाइल द लो डिडक्टेबल पॉलिसीज प्रीमियम द हायर। की बेनिफिट क्या मिलता है? सिंपल बात है यार, डिडक्टेबल प्रिवेंट पीपल्स फ्रॉम मेकिंग ट्राइवल क्लेम्स टू गो फॉर द अननेसेसरी ट्रीटमेंट एंड हॉस्पिटलाइजेशंस जस्ट बिकॉज दे हैव इंश्योरेंस कवर। बस उनके पास में इंश्योरेंस कवरेज है तो हर बार मुंह उठा के हॉस्पिटल में पहुंच गए, बोला हमारा तो ये क्लेम है, हमारा तो ये क्लेम है, ये कर दो वो कर दो। ऐसा थोड़ी होता है बार बार। इसलिए वो एक स्पेशल टर्म लेके आते हैं जिसको बोलते हैं डिडक्टेबल, और वो जो होती है वो हर कस्टमर के लिए अलग अलग हो सकती है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो वही है, आई होप आपको समझ में आएगा। एक कोपे का कॉन्सेप्ट और है यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको समझाऊंगा पूरा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट एट ऑल, ठीक है। हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में करने वाले, बहुत डिटेल में करने वाले, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।